हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है डिजायर आईएएस में। और ये हमारा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, भारत में बैंकिंग प्रणाली या फिर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो जरूर देखिए, बिकॉज उसमें मैंने ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आपको लेक्चर 2 समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर जाइए उस लेक्चर को देखिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। तो चलिए हम चालू करते हैं लेक्चर नंबर 2 से। मैं आपको पहले बता चुका हूं जो कलर्ड वाले पार्ट हैं उसमें हम लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर 1 यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अब चालू करते हैं लेक्चर नंबर 2 से। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि बैंक्स दो टाइप के होते हैं। दैट मींस दो टाइप्स के बैंक होते हैं, एक होते हैं शेड्यूल बैंक्स और एक होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। अब शेड्यूल बैंक जो होते हैं वो उनको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं कमर्शियल बैंक्स, दूसरे होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स और फाइनली तीसरे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। अभी जो कमर्शियल बैंक्स हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे कि रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक और दूसरे होते हैं प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक। अगर आपको समझ में कमर्शियल बैंक क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कमर्शियल बैंक्स मतलब ये कि वो बैंक जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड अपना काम करते हैं। मतलब ये कि उनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है। उनका मकसद ये नहीं कि ये एग्रीकल्चर के लोगों को लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोग जी रहे हैं मर रहे हैं, दे डोंट केयर अबाउट इट, दे जस्ट वांट कि उनको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अनएथिकल प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब जो आपको बताया वो अनएथिकल वे में, लेकिन दे वांट कि उनको एथिकल वे में प्रॉफिट हो, मतलब लीगल वे में प्रॉफिट हो, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक और दूसरे होते हैं प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक। देखिए, पब्लिक सेक्टर मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एसबीआई एंड आईडीबीआई। मैं आपको बताया था कि एसबीआई एंड आईडीबीआई वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपने पिछला लेक्चर रिवाइज नहीं किया तो जरूर जाकर रिवाइज करिए, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए, फाइन। तो पहले पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, एसबीआई एंड आईडीबीआई, और दूसरे होते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, फाइन। नेशनलाइज्ड बैंक का एग्जांपल क्या है, पंजाब नेशनल बैंक। और जितने भी आप एसबीआई और आईडीबीआई बैंक को छोड़ दें, ठीक है, जितने और इसके बाद जो भी बैंक देखें वो आपको एक्चुअली नेशनलाइज्ड बैंक ही मिलेंगे। और टोटल 20 थे शुरू में। फिर आईडीबीआई दैट मींस न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1993 में बैंकरप्ट हो जाता है, उसे पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गो बैक टू दैट वीडियो एंड वॉच दैट लेक्चर अगेन, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो कमर्शियल बैंक होता है वो प्राइवेट कमर्शियल बैंक होता है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, इंडियन होते हैं या फिर फॉरेन होते हैं, ठीक है। आप इंडियन का एग्जांपल जानते हैं, दैट इज आईसीआईसीआई, दैट इज अ प्राइवेट इंडियन कमर्शियल बैंक। और दूसरा फॉरेन बैंक, ठीक है, दैट इज एचडीएफसी, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक यहीं पर खत्म हो जाता है। मतलब जितना भी कमर्शियल बैंक के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, दैट वाज मोर देन इनफ। और ये प्राइवेट ये जो बैंक्स हैं आईसीआईसीआई और इन सब के बारे में यूपीएससी नहीं पूछता है। सिर्फ आपको एसबीआई के बारे में पता होना चाहिए, आईडीबीआई के बारे में पता होना चाहिए और नेशनलाइज्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए। और वो पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूं। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बैंक में, जो कि हमारा रीजनल रूरल बैंक। अब ये रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, देखिए, कोई भी रीजन होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी रीजन ले लो, उसमें जो भी रूरल पार्ट होते हैं, ठीक है, उसी पार्ट में रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश किया जाता है। मतलब कि जो भी रूरल पार्ट में स्टैब्लिश किए जाते हैं बैंक, फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में एक बैंक है अपेक्स बैंक, ओके, दैट इज अ रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो जो बैंक्स रूरल पार्ट में स्टैब्लिश किए जाते हैं उन्हें हम रीजनल रूरल बैंक किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है रीजनल रूरल बैंक। देखिए, अभी जो रीजनल रूरल बैंक है, जब शुरू में बनाए गए थे, इनको सिर्फ और सिर्फ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करवाना, वो भले शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। और फिर दूसरा उनको फंक्शन दिया गया था कि मान लीजिए गांव में कोई छोटी मोटी फैक्ट्री घर में खोलना चाहता है 15-20 वर्कर को लगा के, तो आपको इन स्मॉल बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। मतलब शुरू में इनको प्रॉफिट के लिए ही रखा गया था। तो सिर्फ और सिर्फ बोला गया था कि जो रूरल एरिया की डिमांड है, जो मांग है उनकी मनी की, लोन की, वो आपको पूरी करनी है। लेकिन अभी प्रेजेंटली अगर आप आरबीआई मतलब दैट मींस रीजनल रूरल बैंक की जो सोसाइटीज एक्ट है, ठीक है, वहां पर अगर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि अब इन्हें भी प्रॉफिट मोटिव बैंक बना दिया गया है। मतलब ये कि अब ये लोग चाहे तो कमर्शियल पर्पस के लिए भी लोन दे सकते हैं। मतलब किसी को अगर बाइक खरीदनी है या फिर अपनी कार खरीदनी है, उसके लिए भी ये लोग लोन दे सकते हैं। मतलब पहले ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कन्फाइंड थे। अब देखिए, इसे खोला कैसे जाता है इस बैंक को। देखिए, जो सबसे बड़ा पीएसबी बैंक रहता है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा रीजन है, अब वहां पर एक बड़ा सा पीएसबी बैंक होगा, मतलब बड़ा सा, जैसे पीएनबी या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बड़े बड़े बैंक होते हैं। अब यही बैंक एक्चुअली ये रीजनल रूरल बैंक को मतलब फंड करते हैं, मतलब कि इन्हीं को पैसे देते हैं। मतलब ये जो भी पैसा रीजनल रूरल बैंक देते हैं ना, ये एग्रीकल्चर फार्मर्स को, स्मॉल बिजनेस के लिए, ये एक्चुअली में इन्हीं स्पॉन्सर्ड बैंक का पैसा रहता है।
तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनको फिर इसी का नाम क्यों नहीं दिया जाता, ठीक है, बिकॉज दीज आर स्पॉन्सर्ड बैंक, ये वर्क दे एक्चुअली वर्क विद डिफरेंट नेम। फॉर एग्जांपल एसबीआई ने हमारे यहाँ जो अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया जो रूरल एरिया है वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड बैंक है अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दैट इज एक्चुअली अ रीजनल रूरल बैंक। और इसमें 50% का जो कंट्रीब्यूशन होता है, 50% का जो पैसा खर्च करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 35% का पैसा खर्च किया जाता है रीजनल रूरल बैंक के द्वारा, और 15% का पैसा खर्च किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। आपको अभी यहाँ पर एक चीज याद होगी, मैंने आपको बताया था कि पहले इन्हें सिर्फ इन दो पर्पज के लिए स्टैब्लिश किया गया था, फिर ऐसा क्या हो गया कि इन्हें प्रॉफिट मोटिव बोल दिया गया कि नहीं भैया आप भी ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप भी जाओ अपना प्रॉफिट कमाओ और अपना बैंक को चलाओ, ठीक है। ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई थी? प्रॉब्लम ये आ गई थी कि देखिए जैसे ये आरआरबीज बढ़े तो एक्चुअली ये लोग नंबर में इतना बढ़ गए कि मतलब पहले कुछ सालों में, ठीक है, 1980 तक आप देख सकते हैं इनका नंबर मुश्किल से 40-50 रहा होगा, एकदम से मे बी 2005 के आसपास इनका नंबर 196 पहुंच गया, और विद थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस, मतलब आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा ये आरआरबीज खुल गए, और मोस्ट ऑफ देम वर रनिंग इन लॉसेस। इसलिए व्हाई दे वर रनिंग इन लॉसेस? बिकॉज एग्रीकल्चर फार्मर लोन ले लिया करता था, अब वो लोग मतलब अच्छे से एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, या फिर एग्रीकल्चर में कुछ उसे कहीं की मार पड़ गई, मौसम की मार पड़ गई तो उसकी फसल बेकार हो गई, लोन वापस नहीं कर पा रहा है, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक ने पैसा दिया था वो भी बहुत बेकार तरीके से बेकार हो रहा था, तो फाइनली मतलब स्पॉन्सर बैंक को लॉस होने लगा। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं यार इसका कोई प्लान लाइन काम नहीं कर रहा है, आरआरबी को बंद करो। तो फिर फाइनली आरआरबी ने दैट मींस आरबीआई ने इन लोग को बोला कि भैया आप प्रॉफिट कमाना चालू करो, बिकॉज हमें स्पॉन्सर बैंक को भी नहीं डुबाना, मतलब हमारी नहीं तो इकोनॉमी कोलैप्स ही कर जाएगी, ठीक है। फिर फाइनली इनका नंबर 196 से 56 अभी पहुंच गया, प्रेजेंट इनका नंबर 56 है। और एक चीज और याद देखिएगा, यूपीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि 1975 में आरबीआई खोला गया था, ठीक है, सबसे पहला आरआरबी 1975 में खोला गया था, लेकिन आरआरबी एक्ट 1976 में पास किया गया था, ठीक है जी, इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चीज हम आते हैं कि हमने कमर्शियल बैंक पढ़ लिया, आरआरबी पढ़ लिया, और जो लास्ट इंपॉर्टेंट बैंक आता है वो आता है कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक में बारे में थोड़ा सा, अब यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। देखिए कोऑपरेटिव बैंक म्यूचुअल कॉर्पोरेशन पे काम करते हैं, मतलब ये रहता है कि मतलब गांव के कुछ भी जो बड़े बड़े जमींदार टाइप लोग रहते हैं वो म्यूचुअल अपने आसपास आते हैं और एक कोऑपरेटिव बैंक खोल लेते हैं, ठीक है। आपने बहुत एग्जांपल्स देखे होंगे इसके, जो कि यूजुअली घर घर में आते हैं और आपको बोलते हैं कि हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें अकाउंट खोलिए, इसमें अकाउंट खोलिए, फिर धीरे धीरे लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो पहले वो लोगों के पास जाते थे, फिर लोग उनके पास आते हैं, ठीक है। एंड दिस कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क्स ऑन नो प्रॉफिट, ठीक है, मतलब इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, इनका मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की हेल्प करना। इसलिए मैंने बोला कि एक दूसरे के पहले आसपास आके हेल्प करते हैं, मतलब जो आजू बाजू गांव के बड़े बड़े जमींदार लोग रहते हैं वो मिल जाते हैं और लोगों को लोन देना प्रोवाइड करवा देते हैं, और यहाँ पर इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं रहता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, दो चीज बस याद रखिएगा, दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एंड दे आर बेस्ड ऑन नो प्रॉफिट। अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है स्टेट कोऑपरेटिव और दूसरा होता है अर्बन कोऑपरेटिव, ठीक है। अभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? देखिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं दो विच आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, मतलब जो भी आप अगर गूगल में डालेंगे स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लिस्ट, तो जितने भी होंगे आपको लिस्ट मिलेंगी, दैट विल बी नोन एज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, उन्हें हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोलेंगे। और ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेट में ही एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें यूपी में खोला गया है तो दे विल एक्ट अंडर यूपी ओनली, ठीक है। लेकिन जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। यहां पर आप मल्टी स्टेट समझ सकते हैं कि दे कैन एक्ट इन मोर देन वन स्टेट, ठीक है, इसलिए इन्हें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं दे वर्क ऑन नो प्रॉफिट, म्यूचुअल कंसेंट में वर्क करते हैं, दो टाइप के होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी दो टाइप के होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और जो विलेज में काम करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या पीएसीएस, ठीक है, पैक्स भी बोलते हैं इन्हें। तो आप याद रखिएगा, ये यहाँ पर जो डिवीजन मैंने बताया जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले आता है कोऑपरेटिव बैंक, फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा पहला जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव, दूसरा अर्बन कोऑपरेटिव, और स्टेट कोऑपरेटिव डिवाइडेड इनटू टू, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, यूपीपीएससी में कई बार पूछा गया है, दे हैव डुअल रेगुलेशन। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उनका जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो स्टेट कंट्रोल करता है, मतलब कि आप कैसे काम करोगे, आपकी कितनी ब्रांचेस होगी, आप कैसे इंटरेस्ट दोगे, ये सब फलाना ढिकाना जितना भी पार्ट है दैट इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय स्टेट। लेकिन जो बैंकिंग वाला पार्ट है
कि मतलब आपको कितना CRR रखना है, SLR रखना है, वैसे कुछ रखते नहीं है, बस आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ये जो बैंकिंग वाला पार्ट है दैट इज कंट्रोल बाय RBI। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। फाइन, सो वी आर डन विथ स्टेट कोऑपरेटिव एंड दिस रीजनल रूरल बैंक। सो हमारा जो बैंक वाला पार्ट है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। फाइन, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट। नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट, ठीक है, जो कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में आया था। देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब बैकग्राउंड के लिए क्या है कि ये जो हमारा, आप सब जानते हैं कि 1991 में हमें फोर्सफुली LPG रिफॉर्म्स एक्सेप्ट करवाए गए, तब हमें उसके अकॉर्डिंगली बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म लाने थे, हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज्यादा दैट मींस डिके कर रहा था। फिर उसके लिए हमारे लिए जो हमारे एक नरसिम्हम साहब थे, दैट ही वाज एक्चुअली फॉर्मर RBI गवर्नर, उनकी अध्यक्षता में एक कमिटी बैठाई गई। ठीक है, जिसे हम कहते हैं नरसिम्हम कमिटी 1। उन्हीं की अध्यक्षता में 1998 में दूसरी कमेटी बैठाई गई थी, जिसको हम बोलते हैं नरसिम्हम कमेटी 2। तो मैं आपको यहाँ पर नरसिम्हम कमेटी 1 की रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, नरसिम्हम की 2 नहीं। ठीक है, वो जो नरसिम्हम 2 की रिकमेंडेशन है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो पहला तो उन्होंने क्या बोला, पहला कि उन्होंने बोला कि नेशनलाइजेशन नहीं करना और बैंक का। ठीक है, आपने देखा कि 1980s में भी इंदिरा गांधी ने लास्ट टाइम नेशनलाइजेशन किया था, उसके बाद नेशनलाइजेशन नहीं हुआ बैंक्स का। जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो आराम से चल रहे हैं। तो उनकी इस रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने एक्ट किया, उसके बाद कोई भी नेशनलाइजेशन नहीं किया। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है उनको आप इक्वली ट्रीट करो। मतलब पहले क्या रहती थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक को बड़ी प्रेफरेंस मिला करती थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए काफी डिमोटिंग फैक्टर था, जिसकी वजह से ये लोग भी काफी अनएथिकल वे में इन्वॉल्व हो जाया करते थे। तो नरसिम्हम साहब ने बोला कि सर ये जो आप जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं वो गलत है, तो डोंट ट्रीट, दैट मींस डोंट ट्रीट लाइक देम। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला कि जितनी भी ब्रांचेस हैं और जितने भी बैंक्स हैं, उनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन कर दो। मतलब कि अभी भी अगर आप छोटे छोटे अपेक्स बैंक या जितने भी रीजनल रूरल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में जाते होंगे तो वहां पर अभी भी वो लोग कागजों में या बड़े बड़े रजिस्टर में अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब मेजर जो, अगर आप अर्बन एरियाज में जाए वहां पर तो कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, लेकिन रूरल एरिया में अभी तक कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थर्ड रिकमेंडेशन अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद आपने देखा होगा कि अभी तक चौथी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। यूजुअली गवर्नमेंट क्या करती है, जो वीकर बैंक्स रहते हैं वो उनको बड़े बड़े बैंकों के साथ मर्ज कर दिया जाता है। ये नरसिम्हम साहब ने मना किया था, उन्होंने बोला था ऐसा ना किया जाए, बिकॉज इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि जो बड़ा बैंक रहते हैं उसकी परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला था कि कुछ बैंक्स को ग्लोबल बैंक प्रमोट किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो SBI के 7 एसोसिएट्स थे उनको 2017 में मर्ज कर दिया गया एक दूसरे के साथ, बिकॉज उन्हें ग्लोबली प्रमोट किया जाए। और एक इसकी रिकमेंडेशन थी नरसिम्हम साहब की रिकमेंडेशन, जो कि उन्होंने 1991 में दी थी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पिछला लेक्चर जरूर जाके देखिए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला था कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट किया जाए। मतलब ये कि पहले जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स लोन दिया करते थे, अगर आपने देखा हो 1990s के आसपास, अगर नोट किया हो अपने पापा में से पूछिएगा कि जिस रेट पे SBI लोन देता था सेम रेट पे PNB भी लोन देता था, बिकॉज RBI डिसाइड करता था कि आप किस इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। ठीक है, इसके बाद लेकिन वो हमारे नरसिम्हम साहब ने बोला कि नहीं ये गलत है, बैंक्स को डिसाइड करने दीजिए कि वो किस रेट पे लोन देना चाहते हैं। तो फाइनली अब बैंक डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस रेट पे लोन देना है। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इफ आई विल गेट टाइम सो आई विल टीच यू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, उसमें उन्होंने बोला था कि जो CRR और SLR है उसको आप कम रखिए। उस टाइम पे आप सोचिए CRR और SLR 40% के आसपास घूम रहा था, मतलब कि उस टाइम पे 100 रुपए में से 40 रुपए अब जो बैंक रहते हैं उनको RBI के साथ रखना पड़ता था। इसके बाद जितने भी प्रॉफिट वाले बैंक्स हैं, ठीक है, मतलब जिनका अच्छे प्रॉफिट में चल रहा है, उन्हें लिस्ट करना अलाउ किया जाए। मतलब ये कि वो लोग स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रख सके और वहां पर उनके शेयर बेच के काफी पैसे बैंक्स को मिल सके। साथ ही साथ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज खोली जाए, जिससे कि जो बैंक से अपने NPS बेच सके, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। इसके बारे में आपको डिटेल में लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाऊंगा। आपने शायद तक मेरी जो टॉप लिस्ट थी वहां पर देखा होगा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिखा हुआ है। इसके बाद फाइनली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपको अगले वाले लेक्चर में बताने वाला हूं, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वो होती है जिसमें कि मतलब जो बैंक्स हैं वो मतलब उनको एक अमाउंट ऑफ लोन, मतलब फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए उनको हर साल 18% लोन देना ही देना है, वो फिक्स है, अगर नहीं दोगे तो आपके खिलाफ पेनल्टी हो जाएगी। तो उसे बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो हमारे जो नरसिम्हम साहब थे उन्होंने बोला था उसको बंद कर दिया जाए। तो अभी तक बंद की गई, नहीं की गई, चल रही है, नहीं चल रही है, दैट यू विल स्टडी इन द अपकमिंग वीडियोस।
फाइन, तो चलिए हम दोबारा मूव करते हैं अपनी पहली लिस्ट में। हमने देखे कि हमने ये जो लेक्चर नंबर 2 है वो पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट बचा है, सो लेट्स डू दैट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पार्ट, देन दिस विल बी एंड ऑफ लेक्चर। फाइन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस ऑफ 1 सेकेंड। तो हम मूव करते हैं हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। देखिए आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में देखें तो कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का भी एग्जांपल लीजिए। अगर एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं करेंगे तो हमारी जो कंट्री है वो डेवलप नहीं हो सकती। अगर आप इस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यहाँ पर नहीं आएंगी अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके। तो ऐसे कुछ सेक्टर हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, और उनको लोन देना बहुत ही ज्यादा अत्यंत आवश्यक है। अगर उन्हें लोन नहीं दिया जाएगा तो लोग डेवलप कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसान को लोन देना बंद कर देंगे तो किसान तो अनाज उगाना बंद कर देगा, तो वी विल डाई। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं किया जाएगा तो वी विल डाई। वाई? बिकॉज एफडीआई विल नॉट कम, तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ते ही जाएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम तो हम मिडिल क्लास फैमिली को ही होगी। ठीक है, इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करना बहुत जरूरी है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से लेकिन प्रॉब्लम है एक तो। प्रॉब्लम ये है जितने भी सेक्टर, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर या फिर एजुकेशन सेक्टर, इन सब में ना जो बैंक्स रहते हैं वो रेडी नहीं रहते हैं कि हम लोन देंगे। ठीक है, बिकॉज मेजर जो आरबीआई का ये जितने भी बैंक हैं उनका जो एनपीए है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो लोन वापस नहीं आ रहा, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ दीज सेक्टर्स। ठीक है, इसलिए ये लोग रिलक्टेंट रहते हैं। इसलिए आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट लाया, क्योंकि ये लोग पहले भी इन सब सेक्टर को लोन नहीं दिया करते थे। तो फाइनली आरबीआई ने सोचा कि चलो अब कंपलसरी कर देते हैं, अगर ये लोग लोन नहीं देंगे तो हम इनके ऊपर फाइन रख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आरबीआई ने कंपलसरी कर दिया कि 18% जो लोन देना है वो एग्रीकल्चर को जाना। देखिए पहले आरबीआई ने क्या किया था कि 40% लोन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में देना है, एग्रीकल्चर में देना है, इसमें देना, उसमें देना, मतलब सिर्फ 40% बोला था। फिर क्या हुआ कि आरबीआई ने नोटिस किया कि जितना मेजर लोन है वो तो एग्रीकल्चर में जा नहीं रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोन जाना चाहिए। फिर आरबीआई ने डिसाइड किया कि चलो हम 20% लोग तो एग्रीकल्चर को कंपलसरी कर देंगे, मतलब 40% सारे के सारे बैंक्स को देना ही देना है। ठीक है, मतलब जितने भी बैंक्स हैं उन्हें 40 अपने 100 में से 40 रुपए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही डालने हैं। ठीक है, जिनकी 20 और 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, और जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं उनको 32% अपना पूरा का पूरा लोन, ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जितनी भी लिस्ट है उनको देना है। देखिए मैंने यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मैंने लिस्ट नहीं रखी कि क्या क्या लिस्ट में आता है, बिकॉज दैट इज नॉट ऑल इंपॉर्टेंट, बट स्टिल इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी। और मैंने आपको बताया कि नरसिम्हम सर ने बोला था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को खत्म कर दो, बट बैंक आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेडी नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं कि अगर एग्रीकल्चर को लोन मिलना बंद हो गया, बिकॉज ये जो बैंक्स हैं वो तो रेडी नहीं है इनको लोन देना, वो लोग तो बोलेंगे हम लोन ही दे देंगे। इसलिए यहाँ पर आरबीआई ने मैंडेट कर दिया कि 18% लोन आपको एग्रीकल्चर में देना ही देना है। अगर ये लोग यहाँ पर ये लोन भी देना बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ तो पूरा जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे लिए हमने ये नरसिम्हम सर की रिकमेंडेशन नहीं मानी। वैसे तो हमने सारी रिकमेंडेशन मानी है, बट ये रिकमेंडेशन हमने नहीं मानी है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अभी जो लोन है वो बड़े फार्मर्स को जाता है। ठीक है, जो छोटे मार्जिनल फार्मर रहते हैं, लैंडलेस फार्मर्स रहते हैं, उनको लोन नहीं जाता। तो उसके लिए भी आरबीआई में भी फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसा कोई सब कैटेगराइजेशन आ दे कि अब जो 18% एग्रीकल्चर का लोन है उसमें से 6% मार्जिनल फार्मर को जाना चाहिए, सो दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल। ठीक है, तो अगर कोई प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग में रिकमेंडेशन सजेशन में आए तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। फाइन, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर नंबर 2। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर नंबर 1 देखा, लेक्चर नंबर 2 देखा, आपको दोनों लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर दीज फॉरदर टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड, बाय बाय।